हाँ, तो सात्विक जी मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आ रही है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री कैसी लगती है सात्विक बाबू? सर अच्छी लगती है। 10 तक तो काफी आसान थी। अब तो आसान नहीं है, आसान ही है, अब भी कौन सी टफ है। नाउ इट्स ऑल्सो वेरी इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। देखिए जी, मेरा नाम विशाल विहान है, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। मैं रेजिडेंस कोटा में पढ़ा चुका हूँ, आकाश दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ, और आज के समय में दिल्ली में कार्यरत हूँ एक कोचिंग सेंटर में। आपने पीसीएम भी लिया है? यस सर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पीसीएम भी ले रहे हैं तो आप दो एग्जाम दे सकते हैं भैया, मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए जेईई। यस सर। आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। अब जो केमिस्ट्री है दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री दोनों ही जो पार्ट है, दोनों जो एग्जाम है, इन दोनों में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें आते हैं 45 क्वेश्चन और इसमें आते हैं साहब 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जेईई के अंदर आज के टाइम में जो आते हैं। पहले 30 आते थे। नीट के अंदर इसका वेटेज होता है, जो आपका होता है 180 मार्क्स का, और नीट में इसका आईआईटी जेईई में इसका वेटेज है 100 मार्क्स। ये नीट है और ये आपका जेईई है। बेसिकली ये आसान है, नीट का जो पेपर होता है ये आसान है। मोस्ट ऑफ द पार्ट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव। अगर हम अच्छे से पढ़े हैं बहुत तो बड़ा आराम से नीट तो क्रैक हो जाए अच्छे से। जेईई का लेवल थोड़ा हाई है, ये थोड़ा हाई लेवल अप्रोच है। बहुत से लोग कहते हैं नीट का और जेईई का एग्जाम सेम है, तो सिमिलैरिटीज नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। ये दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। एक तरह से मान सकते हैं कुछ है, अतः 60% तक सिमिलैरिटी है, 40% अलग है। क्वेश्चन का लेवल इसका थोड़ा हाई होता है, इसका लो होता है। यानी इसको आप अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो बड़े आराम से आप नीट निकाल लोगे केमिस्ट्री के अंदर। जो मैं बोलता हूँ, जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसमें थोड़ा सा रहेगा, हम थोड़ा एडवांस अप्रोच करना पड़ेगा। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री। चलो भाई, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है सात्विक बाबू आपसे आज। यस सर। व्हाट इज साइंस? सर व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? सर द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द स्टडी ऑफ chemicals and the study of human bodies and all the living. मतलब you can say that everything is science? Yes sir. If I'm not wrong. For the example, जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये पॉलीमर का बना है, प्लास्टिक का बना है, एंड पॉलीमर इज द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसके अंदर क्या है? साइंस है। अभी आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं या मैं देख पा रहा हूँ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट आ रही है, इसको पड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। 1 मिनट। अरे तो इस बोर्ड पर लाइट पड़ रही है, क्या शो कर रहा है? रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। इट्स फिजिक्स। तो यहाँ भी क्या है? साइंस। ये बोर्ड किसका बना है? कुछ वुड का बना है, लकड़ी का है, कुछ मेटल लगा हुआ है इस बोर्ड में। तो क्या है आपका? वुड एक बायोलॉजिकल एलिमेंट है, तो बायोलॉजी भी है। आपका जो है ये जो एल्यूमिनियम लगा हुआ है, ये केमिस्ट्री एलिमेंट है, मेटल है, तो इसमें अंदर केमिस्ट्री भी है। ये जो इंक आप दिखाई दे रही है, इसके अंदर अल्कोहल है, कुछ केमिकल्स है, और अल्कोहल इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या है? केमिस्ट्री है, साइंस है। हम पानी पी रहे हैं, H2O इज अ केमिस्ट्री एलिमेंट, इज अ केमिस्ट्री कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड साइंस। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, O2 गैस, केमिस्ट्री एलिमेंट, केमिस्ट्री ले रहे हैं।
हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री छोड़ रहे हैं। मैं इस टाइम पर खड़ा हूं ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फ्रैक्शन फोर्स चल पा रहा हूं, क्या है? फिजिक्स। क्या है? साइंस है। तो वी कैन से दैट एवरीथिंग इज साइंस। क्या मैं अपनी बात अच्छे से बता पाया? यस सर। ठीक है। अब साइंस के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। टुडे लेक्चर इज वेरी बेसिक। हम कोई हाई अप्रोच डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा हल्का मोटा चीजें हमारे पढ़ने वाले नहीं होता तो पढ़ेंगे आज। अब केमिस्ट्री कहाँ से आई वो समझ लो भाई। केमिस्ट्री के फादर रहे हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है हमारे? एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर। एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को बनाया था। अब इन्होंने कैसे बनाया था वो समझ लो। एक बार की बात है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, अपने घर की छत पर बैठे थे, टेरिस पे, और चेयर पे बैठे थे आराम से और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। साइंटिस्ट तो थे ही, ये केमिकल साइंटिस्ट थे, केमिकल इंजीनियर थे। तो छत पर बैठे थे आराम से, मौसम को देख रहे आराम से, हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक चीज देखी जो पूरे एनवायरनमेंट में क्या थी, कॉमन थी। चारों तरफ उन्होंने देखा एक चीज थी जो पूरे एनवायरनमेंट में कॉमन थी, उसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया? केमिस्ट्री। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये मार्कर है, ये पॉलीमर के हैं। पॉलीमर इज द केमिस्ट्री एलिमेंट। क्या है? इसके अंदर भी केमिस्ट्री है। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, केमिस्ट्री गैस, केमिस्ट्री। मैं CO2 क्या कर रहा हूँ? एक्सहेल कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, क्या है? केमिस्ट्री। मैं पानी पी रहा हूँ, क्या है? केमिस्ट्री। ये दीवार किसकी बनी होगी जिस पर बोर्ड लगा है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी रेत की, क्या है? केमिस्ट्री। ये मेरे रूम में फैन चल रहा है, ये फैन किसका बना है? मेटल्स का, पॉलीमर्स का, कुछ वायर्स हैं, तो इसके अंदर भी ये भी किसका बना है? पूरा केमिस्ट्री का। ये लाइट जो है, ये लाइट भी किसकी बनी है? पॉलीमर की बनी है, तो इसके अंदर भी क्या है? केमिस्ट्री। ये यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है बेकेलाइट का जो बना हुआ है, उसके अंदर भी क्या है? केमिस्ट्री है। मेरा चार्जर भी लगा हुआ है इधर, ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ, इसके अंदर क्या है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो थी हर जगह थी। उन्होंने एक चीज देखी जो चारों तरफ कॉमन थी, उसको नाम दिया गया बाद में क्या? केमिस्ट्री। और अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है सिंपली वो बता दूं। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल properties. It is study of chemical physical properties of matter. यानी मैटर की फिजिकल और केमिकल जो स्टडी है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किसके अंदर होती है? केमिस्ट्री के अंदर। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं अच्छे से? यस सर। अरे बहुत बेसिक जा रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा एडवांस नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सीधा चलाऊंगा। अब आज के टाइम में जो है केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है इनऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब एक टाइम पर बात होती है सर विशाल सर, जब एक केमिस्ट्री से काम चल सकता था तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया? सवाल ये उठता है कि व्हाई वी आर डिवाइड केमिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब केमिस्ट्री में 112 एलिमेंट 112 एलिमेंट अवेलेबल थे, तो इन 112 में 111 एलिमेंट और एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन, जिसकी लॉन्ग चेन, लॉन्ग स्केलेटन बनाने की टेंडेंसी होती है, जिस वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो ये 111 एलिमेंट जो थे ये 55,000 to
1 लाख कंपाउंड ही फॉर्म कर पा रहे थे, बट द कार्बन फॉर्म्ड अराउंड 10 मिलियन कंपाउंड, अराउंड 10 मिलियन कंपाउंड। ये अकेला जो है 10 मिलियन कंपाउंड यानी 1 करोड़ कंपाउंड के आसपास बना सकता है। यानी इन 111 एलिमेंट कितने कंपाउंड है? मात्र 1 लाख, और इसके कितने हैं? 10 मिलियन, 1 करोड़ 100 गुना। तो भाई साइंटिस्टों के सामने बड़ी दुविधा कि भाई इसका अकेले का इतना स्टैटिकल पोर्शन, इतना बड़ा लिटरेचर तो इसी का बनेगा, इतनी मोटी बुक तो इसी की बनेगी। अब एक साथ अगर मिक्स कर दिया कि पढ़ लो तो इतनी मोटी बुक बन जाएगी, तो ये तो उठेगी भी नहीं बच्चों से। तो भाई साइंटिस्ट ने कहा कि भैया एक काम करो, जैसे कौरव पांडव थे महाभारत में, आपस में बनती नहीं थी, कौरव नहीं चाहते थे पांडवों को, तो पितामह भीष्म ने क्या किया? राज्य बांटवा दिया था कि भैया अलग कर दो, बंटवारा कर दो देश। तो भैया इसी तरह केमिस्ट्री को बांट दिया गया कि भैया कार्बन आज से तुम्हारा बहुत स्टैटिकल पोर्शन है भाई, आज से तुम्हें एक अलग राज्य दिया जाता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन, इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड। कि भैया ऑर्गेनिक परहेजी कार्बन भैया देखो तुम्हारा स्टडीकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, तुम एक काम करो, तुम अपना अलग राज्य लो, शांति से रहो। तो कार्बन ने बोला राज्य दे दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब नहीं कहा कि यहाँ पर हमेशा कार्बन कुछ ही कंपाउंड की बात हो, स्टडी ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड। अब 111 से कहा कि भैया तुम हो हल्के, कमजोर हो, तुम सबको एडजस्ट करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक में। अब हस्तिनापुर में तो 100 कौरव ही रहते थे, पांडव थोड़ी रहते थे। वो तो बेचारे इंद्रप्रस्थ चले गए थे अपने घर बनाने, वहां पर पांडव प्रस्थ जिसे बोलते थे पहले। कभी देखा है माँ बाप बेटा? यस सर, देखा है, पूरा देखा है। चलो बहुत बढ़िया, देखा है। तो 111 एलिमेंट को कहा कि भैया तुम अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राज करो, यहाँ कार्बन बिल्कुल फटकने नहीं आएगा। तो इट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन, कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उन सबकी स्टडी किस्म होती है इनऑर्गेनिक। अब फिजिकल केमिस्ट्री का काम क्या है? इट डील्स विद फिजिकल फंडामेंटल्स, फिजिकल फंडामेंटल्स लाइक कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी कंपाउंड का, कितना क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट होगा, कितनी डेंसिटी होगी, कितने अमाउंट में घोल के कोई सॉल्यूशन बनेगा। तो जितना भी फिजिकल फंडामेंटल है उन सबसे कौन डील करता है? फिजिकल। तो ये इसलिए इसमें भी आते हैं थोड़े, इसकी भी बात समझ गए सर? यस सर। कॉपी कर लो। यस। स्टार्ट होते हैं। अच्छा हिस्ट्री पढ़ के मजा तो आ रहा है? क्या सर? हिस्ट्री पढ़ के मजा तो आ रहा है? हिस्ट्री पढ़ के मजा तो आ रहा है? केमिस्ट्री हिस्ट्री? यस, यस सर। अब काम की बात करते हैं। सर लिख लिया। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कहां से हुई। मार्कर भर लो भाई।
आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। और अभी मोल पर देरी में जाएंगे, पहले आज थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहां स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी। सबसे हम पहले पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, छोटा मोटा। डाल्टन्स ने क्या बोला, सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि डाल्टन्स आए थे, वो ऐसे साइंटिस्ट थे इनिशियली जिन्होंने एटम के ऊपर बात करी थी कि एटम कोई चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है। वो सबसे पहले बात की थी डाल्टन से। डाल्टन ने कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है और उनको हम क्या बोलते हैं, एटम। दूसरी बात उन्होंने बोली, एटम कैन बी participate in chemical reaction। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो एटम है वो, मतलब एक एटम जो होता है किसी एलिमेंट का या मैटर का, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरी बात जो बोली थी वो गलत हो गई थी इनकी। इन्होंने कहा एटम ऑफ एन एलिमेंट, या ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे बोल रखे हैं, ऑल एटम ऑफ a particular element are same। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है उसके जो सारे एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। मगर इनकी ये बात तब गलत हो गई थी जब आइसोटोप्स का जो था सिस्टम आया था। जैसे कि हम बात करें 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, जो हाइड्रोजन है इसके 2 आइसोटोप है, सॉरी 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे जो एटम, ऑल एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम। एक एलिमेंट के जो सारे एटम है सेम होंगे, मगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और ये 1h1, ये 1h2 और 1h3, और ये तीनों आपस में क्या है, अलग है। एलिमेंट तो एक ही हाइड्रोजन, मगर ये तीनों उसके आइसोटोप है। 1h1 हाइड्रोजन के सारे एटम सेम होते हैं, मगर 1h2 के अलग होते हैं, 1h3 के दोनों से अलग होते हैं। यानी ये सब आपस में अलग अलग है पर एक एलिमेंट। तो ये बात इन्होंने बोली थी स्टार्टिंग में कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते थे, मगर बाद में जब आइसोटोप्स आए तो इस थ्योरी को, यानी इस लाइन को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से? यस सर। आगे देखते हैं। चौथी बात इन्होंने बोली कि एटम कैन नॉट बी जनरेटेड और destroyed। अब इन्होंने एक चीज बोली, ये भी बात गलत साबित हो गई। अब बताता हूँ कैसे। क्योंकि एटम के नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, कि एटम को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता। अब ये जो बात थी ये गलत साबित हो गई थी जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जन्म हुआ। एक टर्म हम पढ़ते हैं 12th केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है, लो मैं बता देता हूँ आपको। जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 4Be9, ये बेरिलियम है, और इस पर जब हीलियम का बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, ये एडवांस बातें पर जब बता रहा हूँ, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जब आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फैक्ट्रीज में रिएक्शन करवाते हैं। जब बेरिलियम के ऊपर हीलियम का बॉम्बार्डमेंट करवाया जाता है तो एक एलिमेंट बनता है कार्बन C612,
और जो हमारे पास में एक न्यूट्रॉन है वो बाहर निकलता था 0n1। ये जो इनकी बात थी वो गलत साबित हो गई जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री आई कि एटम के नाइदर भी डिस्ट्रॉयड और जनरेटेड। तो हम यहाँ पर क्या है, बेरिलियम के ऊपर हीलियम का बॉम्बार्डमेंट करवा करके यानी फेंक के इसके एटम क्या बना सकते हैं, कार्बन C612। तो एटम वो एलिमेंट जनरेट हो गया, नहीं हो गया, नया एटम बन गया। यस सर। तो ये रिएक्शन इसी चीज को दर्शाती है, तो बस मैंने आपको बताने के लिए समझा है। तो इनकी चौथी बात भी गलत साबित हुई, पर इनकी दो बातें जो थी ये बड़ी अच्छी बातें थी, इन्होंने बहुत मदद की। तो पहला आदमी ये था डाल्टन, जिन्होंने एटम के बारे में बात करती थी कि एटम कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है। अब आज के टाइम में हम जानते हैं कि जो एटम है उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, और जो न्यूक्लियस है वहां पड़े होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटम के अंदर अगर मैं बात करूं, 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है जी? यस सर। कॉपी कर लीजिए प्लीज, फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। मिलता है, समझ में आ रहा आपको अच्छे से? यस सर। मैं अपनी बात अच्छे से बता पा रहा हूँ आपको? यस सर। सर बना लिख लिया। कॉपी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं मास और चार्ज की। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। या अगर ग्राम में लिखना चाहो तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास क्या है, मास प्रोटॉन का मास है। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। या ग्राम में लिखो तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये मास ऑफ प्रोटॉन है। यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो अप्रोक्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है बेटा, ऐसा ना तो पूरा इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेशन है ऐसा। ठीक है सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यानी कि 10⁻⁻31 है वो 10⁻⁻27 है। यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन का मास कहीं गुना ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। बात समझ गए? यस सर। अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है वो होता है पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 0। यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से?
यस सर। ये एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उनका मास और उनके चार्ज का डेटा है। इन्हें हमें कई जगह हमें डील करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, समझ में तो आ रहा है ना आपके अच्छे से? यस सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। हम कैसे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। मान के चलिए एलिमेंट एक्स और इसके ऊपर ए। जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का, और ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हैं हम, और ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी हियर वी कैन राइट Z equals to proton equals to electron and atomic mass A equals to P plus small n neutron। यानी अगर मुझे किसी को निकालना हो, n निकालना हो तो A माइनस P कर दूं, न्यूट्रॉन निकालने हो तो, और प्रोटॉन निकालने हो तो A माइनस n कर दूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कुछ इस तरह से हम क्या है, एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये है C12 6C12, और क्वेश्चन में कह दिया है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस एलिमेंट। तो ये क्या हो गया बेटा साथियों? Z कितना है? 6। यस। और जितना Z है उतना ही क्या हो जाएगा? प्रोटॉन कितने हो गए? 6। और जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो जाएंगे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? सर 6। हाँ, अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस पी। ये हमारा क्या हो गया? A, यानी N इक्वल टू A माइनस पी। A कितना है? 12 और P कितना है? 6। तो N में हमारे पास कितना आ गया? क्या मेरी बात समझ गए हैं? यस सर। कॉपी कर लीजिए, फिर नीट का क्वेश्चन करते हैं। सर मैं कॉपी कर लिया सारा, मैं लिखते लिखते समझ रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया, इससे तो अच्छी बात ही कुछ नहीं है। बेहतरीन। चलिए आइए, अब हमें स्टडी करने के लिए दिया पहला 1H1 है। क्वेश्चन में पूछ लिया, ये बताओ कितने इसके पास में क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है सर। तो भाई ये क्या है? Z P इक्वल टू किसके है? Z के, और ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 1 सर। इलेक्ट्रॉन में किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। ये कितना हो गया? 1। यस। मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? A माइनस पी। यस। यानी कि यहाँ 1, A भी कितना है? 1 और P भी कितना है? 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? यानी 1H1 में कोई हाइड्रोजन एटम, सॉरी कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। जो 1H1 है, इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम के नाम से इसे जाना जाता है, प्रोटियम। प्रोटियम। सेकेंड हमारे पास है 1H2, दिस इज ड्यूटीरियम। अब हमसे पूछ लिया गया इसके लिए भाई Z कितना हो गया? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? A माइनस पी, इट इज 2 माइनस 1, 1। तो हमारे पास जो है 1H2 जो है, इसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 1, और एक ही न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 1h3 के बारे में हमें डिस्कस करना है। बताइए कितने हो जाएंगे प्रोटॉन सात्विक आपके हिसाब से? सर इसमें एक प्रोटॉन होगा। एक प्रोटॉन होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके अंदर? सर एक। 1 होगा बेटा, बहुत ही बढ़िया। बेटा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसके अंदर? सर दो। बिल्कुल सही, 3 - 1 = 2। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन था एक नीट के लेवल का, बहुत ही बेसिक सा, मैं बताता हूँ। मैं तो चैप्टर का भी थोड़ा सा जब आगे पढ़ लेते तब करवाता हूँ क्वेश्चनों पर, बेसिक करवाता हूँ। बेसिक है क्वेश्चन में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग species having one neutron in its nucleus? पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। चौथा हमारे पास है लिथियम। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसके पास एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के? ओके सर। मैं एक बार लिथियम को भी बता देता हूँ, इधर आ जाओ बेटा। ये होता है 3Li7, ये लिथियम है। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 - 3 कितने आ गए? 4। तो लिथियम तो हमारा ऑप्शन है नहीं, इसके अंदर तो 4 न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम में के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? तो 0। ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन होता है? 1। ट्रिटियम में हमने भी लिखा है कितना न्यूट्रॉन होता है? 2। और लिथियम में हमने भी लिखा है कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 4। तो आवर ऑप्शन विल बी 2 इज। देख कितना बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक है ना बहुत? यस सर। आप उनके नाम और उनके चेहरे पता होने चाहिए, बेसिक भी उसके लिए जिसने पढ़ रखा है अच्छे से। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते अच्छे से, भूल जाते हैं। यार आगे बढ़े अब। हाँ बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे, चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? स्पीशीज हैविंग सेम atomic number but different mass number are isotopes of each other। क्या होती है वो? आइसोटोप होती है एक दूसरे की। फॉर द एग्जाम्पल इसको देख लो, 1H1, 1H2, 1H3।
इन तीनों का पेयर देख लो, एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, मगर जो मास नंबर है वो दोनों का क्या है, तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपस में एक दूसरे क्या है, आइसोटोप। जैसे मैं नेक्स्ट देख लूं C612 एंड C640, 640, तो ये क्या है आपस में, आइसोटोप्स। बात समझ गए हैं? यस सर। ठीक है, आज यही रोक रहा हूँ क्लास, इससे आगे कल पढ़ाऊंगा पूरा मोमेंटम के साथ। कल से आपका जो है चैप्टर पूरा स्टार्ट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आज की मतलब क्लास बेसिक क्लास थी, मैं आपको आई होप सभी आपको समझ में आया हो जो मैंने पढ़ाया आपको। यस सर। तो समझ में आएगा अच्छे से? यस सर। केमिस्ट्री इज वेरी इजी, आपको पूरा केमिस्ट्री ऐसे ही आएगा। आप IIT JEE और नीट के क्वेश्चन बड़े चुटकियों में सॉल्व करेंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। आई होप आपको लग गया होगा, जिस तरह से आपको इंटरेस्ट आ रहा है आज के लेक्चर में आया, ऐसा ही डेली के लेक्चर में आपको इंटरेस्ट आएगा, पूरा मजेदारी वाला। और जब आप खुद प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। मतलब आपको 10-12 दिन में ही लगने लगेगा केमिस्ट्री इजी, और आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हैं, आराम से JEE क्रैक कर सकते। अच्छा, आपके मन में कोई भय तो नहीं कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस तरह का होता है कुछ बच्चों में भय? नहीं सर, मेरे को पता है मैं कर लूंगा। अरे बहुत बढ़िया, ये है टेंशन खत्म, क्या है दिक्कत आ रही, आराम से करने का, पढ़ाई करो। मेरा मानना तो ये है, कोई भी काम करने के लिए सबसे जरूरी है स्ट्रैटेजी। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे, मगर आपकी अगर स्ट्रैटेजी में ही दम नहीं है, आपकी योजना ही खराब है, तो आप किसी काम को अचीव नहीं कर सकते। तो अपने स्ट्रैटेजी अच्छी रखें, सब बढ़िया रखें, आराम से आपका सिलेक्शन होना ही होना। कल से मैं चैप्टर पूरा मोमेंटम के साथ स्टार्ट कर दूंगा पूरी बेहतरीन तरीके से, और कल से लगना लगेगा कि हाँ अब आ रहा है ऐसा, ये है। ठीक है ना? यस सर। तो चलिए सात्विक जी, आज के लिए काफी है, कल कंटिन्यू करते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा और कल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है ना? ओके, टेक केयर। ओके, बाय सर।